जयप्रकाश एसोसिएट के खिलाफ एसबीआई ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर कर दी। और दूसरी ही सेम न्यूज़ आई है, कैनरा बैंक ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर करी है गायत्री प्रोजेक्ट्स। तीसरी जो बड़ी खबर है वो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड है, क्योंकि एनसीएलटी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये मांगे हैं 20 अक्टूबर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे फ़िलहाल की दो आई हुई न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ है जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप की तरफ से। जयप्रकाश एसोसिएट के खिलाफ एसबीआई ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर कर दी। और दूसरी ही सेम न्यूज़ आई है, और इसमें मुझे लगता है शायद कैनरा बैंक ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर करी है गायत्री प्रोजेक्ट्स। सन 2004 में जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ और जेपी सीमेंट को मर्ज करके ये कंपनी फॉर्म करी गई थी, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। और अभी हाल फिलहाल में ही एसबीआई ने इसके अगेंस्ट में बैंकरप्सी की पिटीशन दायर कर दी है। जो सुनने में आ रहा है 6,800 करोड़ के आसपास इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या ड्यू है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को अब अपनी, इनके पास एक प्राइमरी लिस्ट है और एक सेकेंडरी लिस्ट है। उस सेकेंडरी लिस्ट के अंदर 26 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं डिफ़ॉल्टर, उसके अंदर इसे शामिल कर लिया गया है। काफ़ी लोग जो शेयर मार्केट में भी ट्रेड करते थे उनको पता होगा कि निफ्टी 50 के अंदर भी जयप्रकाश एसोसिएट लिस्टेड था। 20 सितंबर को एसबीआई ने इलाहाबाद बेंच में एनसीएलटी के अंदर अपनी पिटीशन दायर करी है, और इसके बाद अब कोर्ट जो है आगे की प्रोसीडिंग जारी करेगा। इससे पहले सन 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने भी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अगेंस्ट में पिटीशन दायर करी थी। कुल मिलाकर करीबन 26 बैंक हो गए हैं। इन सभी 26 बैंकों की देनदारियां अगर हम टोटल करें तो 26,000 करोड़ से ज़्यादा की बन रही हैं। जेपी ग्रुप जो कि पेरेंट कंपनी है, अगर इसकी वेबसाइट में हम जाते हैं तो इन्वेस्टर के ऑप्शन के अंदर हमें फ़िक्स डिपॉजिट का ऑप्शन दिखता है। इसकी वेबसाइट पर जाके जब हम देखते हैं इसके कॉर्पोरेट फ़िक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट जो बड़े ही ल्यूक्रेटिव रखे हैं इन्होंने, 11.5% से लेके 15% के आसपास का ये एनुअलाइज रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव स्कीम के थ्रू कर रहे हैं, और बड़े बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल के साथ इन्होंने दिखाया है कि आप 20,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनके यहाँ पे। अब ये भी बड़ा सवाल आता है कि हमारे आसपास जो हमें नेशनलाइज बैंक दिखते हैं, चाहे वो पीएनबी की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरीके के बैंक हैं जहाँ पे 6.5%, 7% या 8-8.5% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न का प्रॉमिस होता है। ये सीधी बात है कि यहाँ पे ये रिस्क रेटिंग जो इनकी होती है नेशनलाइज बैंक की और प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ये काफ़ी मैच्योर होती हैं, काफ़ी अपग्रेडेड होती हैं, काफ़ी रॉबस्ट होती हैं, और काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट चाहता है पब्लिक के थ्रू, वो ये चाहते हैं कि ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर हो जिसको जनरल पब्लिक देख के वो रिस्क लेने को तैयार हो जाए। और हो सकता है कि आम पब्लिक इन रिस्क रेटिंग को रिव्यू भी नहीं करती, उनको पता भी नहीं है कि इनकी रेटिंग वाकई में होती हैं, और वाकई में ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कितने सिक्योर हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में या जेपी ग्रुप के फिक्स डिपॉजिट के अंदर पार्टिसिपेट करा हुआ है, आप एज एन इन्वेस्टर वहाँ पे रुके हुए हैं, और अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपना ये रिफ़ंड ले सकते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ से आपने ये इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो जो वेबसाइट में मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑनलाइन का उन्होंने ऑप्शन दिया था और ऑफलाइन के भी ऑप्शन थे उनके पास। हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ही करा हो। अगर आपको किसी अकाउंट का एक्सेस मिला है, वेबसाइट का एक्सेस मिला है आपके आईडी और पासवर्ड के थ्रू, उसके अंदर अगर ऑप्शन है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप प्रीमेच्योर ही अपनी एफडी रिडीम करवा लें। इसमें बाद का वेट करना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो भी उस एनसीएलटी बेंच की हियरिंग्स आएंगी, जो भी उनके डिसीजन आएंगे, जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी तो अकाउंट्स वगैरह फ्रीज हो जाएंगे, सारी ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाएंगी, और फिर आप अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। जेपी लिमिटेड की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, वहीं फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख जाएगा इन्वेस्टर ग्रीवियंस का। उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और उस पीडीएफ के अंदर आपके फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कंप्लायंस ऑफिसर की डिटेल दी गई है। तो आप उस लेवल पे भी जाके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे जाके बात कर सकते हैं। पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी, देखिए वो है कंपनी के एम्प्लॉय,
उनके पास भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी नहीं, या जो भी उनको क्लैरिटी पब्लिक को देने के लिए बताई गई होगी वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी होगी, या वो एक तरीके का ऐसा रिप्लाई करेंगे जिसमें आपका ट्रस्ट बने, आप और टाइम तक वहाँ पे इन्वेस्टेड रहें। अब हम बात करेंगे गायत्री प्रोजेक्ट्स की। हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ये, और रिसेंटली अभी कैनरा बैंक ने भी इनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर दी है, और 6000 करोड़ से ऊपर की देनदारी बनती है गायत्री प्रोजेक्ट की कैनरा बैंक से। जेपी ग्रुप के कंपैरिजन में गायत्री प्रोजेक्ट्स की हम जब बात करते हैं तो एटलीस्ट हमें ये दिख रहा है कि शेयर मार्केट में ज़रूर ये ट्रेड हो रही है, 11 या 12 रुपये के आसपास का इसका स्टॉक प्राइस है, पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इनके पास कोई भी ऐसी फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम नहीं थी। तो मेरा भी ये मानना है कि यहाँ पे एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली तो इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे एटलीस्ट उन लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड है, क्योंकि NCLT ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे हैं प्रोस्पेक्टिव बायर से, जो कि सबमिट करने हैं अक्टूबर 20 तक, यानी कि अभी भी 12 दिन के आसपास तो इन लोगों के पास बचे हुए हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ठीक उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से बोली लगती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो भी बिड्स आएंगे, और इसमें जो हमारे IRP हैं जिनकी डिटेल मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर भी करी थी, ये वो सारी लिस्ट कंसोलिडेट करेंगे, और उसके बाद जो है लिस्ट 6 नवंबर तक पब्लिक कर दी जाएगी। ये बिडिंग का भी पूरा प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे कॉर्पोरेट, इन लोगों को अपना प्लान भी सबमिट करना होगा दिसंबर 6 तारीख तक। अब ये जो सारी प्रक्रियाएं मैंने अभी आपको बताई हैं, या जो डेट मैंने बताई है, ये डेट ऐसा नहीं है कि रिजिड है, फिक्स्ड है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस हो सकते हैं, बट अगेन ये चेंजेस जो भी होंगे ये अप्रूव होने चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर यानी COC के थ्रू। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर वही लोग हैं, वही ग्रुप है जिन्होंने फरवरी या मार्च के आसपास रिलायंस के साथ मर्जर को जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो हो सकता है कि उसमें से किसी बिडर को, अगर इन लोगों को लगे कि उनके पास ऐसा सॉलिड प्लान नहीं है, तो ये लोग उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो भी बिडर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, और 250 करोड़ के आसपास इनके पास पैसा होना चाहिए इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्यूचर रिटेल की स्पेशली अगर हम बात करें तो इसके फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर, फिक्सचर, जो आप मशीनरी या इक्विपमेंट की आप बात कर सकते हो, इसके अलावा वो सभी लीज होल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमें पता है कि बिग बाज़ार और फैशन बिग बाज़ार इनके 2 ब्रांड थे, तो स्पेशली इन चीज़ों की बोली लग रही है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करी गई। अभी भी टोटल 320 रिटेल स्टोर, जो कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और 30 बड़े ब्रांड स्टोर फ्यूचर रिटेल के पास हैं। 2021 तक फ्यूचर रिटेल के अंदर करीबन 21,000 एम्प्लॉयज़ एक्टिवली काम करते थे, और यही एम्प्लॉयज़ की संख्या घट के जो कि अगस्त अंत तक 2200 के आसपास हो गई है। अगस्त अंत के आसपास जो हमें जानकारी मिल रही है, करीबन 21,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारियाँ फाइल कर दी गई हैं 33 बड़े फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के थ्रू। हम लोगों को एक दूसरे को ही जागरूक करना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम एक दूसरे को फ्रॉड की चपेट में आने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।